दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद गौरव पर। और आज हम लेकर आए हैं बहुत ही शानदार 20 प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि आपके ये 20 प्रश्न रहेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक ऐसा टॉपिक है जिससे परीक्षा में भर भर के सवाल आते हैं और हर प्रतियोगी परीक्षा में लगभग यहाँ से सवाल आते जरूर हैं। तो ये 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, हमारा आपसे यही कहना है। ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है यूपी पेट और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, तो बातें कम करें और मेहनत ज़्यादा करें, ठीक है ना, तभी सपने सफल हो सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। देखिए बात कर रहा है रेगुलेटिंग एक्ट की। रेगुलेटिंग देखिए 1772 है, 1773 है, 1774 या 1775। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आपको बताएं कि पहली बार इससे क्या हुआ था। पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को क्या हो गया था, ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण करने का जो है अधिकार प्राप्त हो गया था। क्या हो गया था, पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त हो गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, है ना। और क्या हुआ था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट था। इससे देखिए सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है ना, 1+3 के हिसाब से थे। तो सुप्रीम कोर्ट के जो पहले जज थे, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, तो जो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जिस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, उसके पहले जज कौन थे, जो पहले न्यायाधीश थे वो कौन थे? एलिजा एम्पे, है ना। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, इसका जो सही जवाब हो जाएगा। और देखिए, और हाँ, इसका एक और आपको बता दें, पहले गवर्नर हुआ करता था इस एक्ट से पहले गवर्नर हुआ करता था, और इस एक्ट के बाद गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया गया था, है ना। गवर्नर जनरल बना दिया गया था, है ना। पहले गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे? वारेन हेस्टिंग, है ना। वारेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो गवर्नर से गवर्नर जनरल ये कब शुरू किया गया? ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद से गवर्नर जनरल होना शुरू हुआ था। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे वारेन हेस्टिंग। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी, 1773। अब देखते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी? साइमन कमीशन, रॉलेट एक्ट, कैबिनेट मिशन या क्रिप्स मिशन। तो देखिए आपको बताएं, साइमन कमीशन की अगर बात करें तो साइमन कमीशन के विरोध की जो रूपरेखा तैयार की गई थी वो 1927 के कांग्रेस अधिवेशन से तैयार की गई थी, है ना। 1927 के कांग्रेस अधिवेशन से तैयार की गई थी। और ये भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये भारत लाया गया था 3 फरवरी 1928 को, है ना। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। इसका बहुत विरोध भी किया गया था। साइमन कमीशन गो बैक, है ना, बहुत बड़ा एक आंदोलन भी चला था। तो ये इसका विरोध, इसके जो देखिए विरोध की जो निर्णय लिया गया था विरोध का, वो 1927 के कांग्रेस अधिवेशन से लिया गया था, और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। उसके बाद में देखिए इसमें सुधार करके ये जो है 1935 का जो है भारत सरकार अधिनियम बना दिया गया। और हमने आपको एक दिन बताया था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि इससे बहुत सारे उपबंधों को भारतीय संविधान में जगह दी गई है, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में वर्णित हैं, है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी साबित हुआ था संविधान निर्माण के समय। तो देखिए इसमें बात कर रहा है कि 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी। तो बात हो गई साइमन कमीशन की, कब आया था भारत में? 1928 में। और रॉलेट एक्ट की अगर बात करें तो रॉलेट एक्ट ये 1919 की बात हो जाएगी, है ना। 1919। कैबिनेट मिशन कब आया था भारत? 1946। और बात करें अगर क्रिप्स मिशन की, तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, ठीक है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ए वाला, साइमन कमीशन, है ना। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था, ठीक है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 के लिए वो ए वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, साइमन कमीशन। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था, या लॉर्ड लिनलिथिगो था, या लॉर्ड वेवेल था, या लॉर्ड माउंट बेटन था? तो देखिए आपको बताएं, भारत छोड़ो आंदोलन, ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसमें गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का, है ना। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग की अगर बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग का जो समय हो जाएगा वो हो जाएगा 1910 से 1916, सही से लिखते हैं। लॉर्ड हार्डिंग का समय हो जाएगा 1910 से 1916, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथिगो की अगर बात करें तो लॉर्ड लिनलिथिगो का समय हो जाएगा 1936 से 1943, ठीक है। लॉर्ड वेवेल की अगर बात करें तो लॉर्ड वेवेल का जो समय हो जाएगा 1944 से 1947, और माउंट बेटन 1947 तक ही रहे थे। ये आज़ाद भारत के पहले क्या थे? पहले गवर्नर थे, है ना। उसके बाद में सी राजगोपालाचारी जो थे वो भारतीय गवर्नर थे। तो बात कर रहा है इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के समय की। तो आंदोलन के समय मतलब 1942 में आंदोलन हुआ, तो उस समय कौन था? उस समय जो प्रधान सेनापति था भारत का वो था लॉर्ड लिनलिथिगो, है ना। लॉर्ड लिनलिथिगो, क्योंकि लॉर्ड लिनलिथिगो का जो समय है वह है 1936 से 1943, है ना। तो ये आपका बी जो विकल्प है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 के लिए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? सुभाष चंद्र बोस ने, या शाहनवाज ने, या निरंजन सिंह गिल ने, या मोहन सिंह ने? तो देखिए आपको पता है आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए इसमें देखिए 2 नेताओं के नाम है। इसमें देखिए सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने कब ज्वाइन किया था आज़ाद हिंद फौज? आज़ाद हिंद फौज की कमान इनको 1935 में सौंपी गई थी। कब सौंपी गई थी? 1935 में आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी गई थी। अब इसमें कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? ये विचार जो सुझाया था वो सुझाया था मोहन सिंह ने। किसने? मोहन सिंह ने सुझाया था। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस शहर में हुआ था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा में किस जगह हुआ था? अब देख लेते हैं। बम्बई, कलकत्ता, मिदनापुर की बात करें तो ये देखिए कलकत्ता, मिदनापुर ये आ जाएगा पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, है ना। और बम्बई तो ये तो जो अभी वर्तमान में महाराष्ट्र है। तो इसमें देखिए उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। तो उड़ीसा का कौन सा शहर इसमें दिया गया? कटक, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 5 का ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कटक, है ना। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन देखिए अभी पिछली वीडियो में हमने दिया था। होम रूल लीग, ठीक है। होम रूल लीग की शुरुआत देखिए अगर अप्रैल में बात करें तो अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। एनी बेसेंट ने सितंबर में शुरू किया था। लाला हरदयाल जो हैं ये गदर पार्टी से जुड़े हुए हैं, है ना, गदर पार्टी से संबंधित हैं। अब इसमें कौन बचा? श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो लंदन में जो प्रारंभ किया था, इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में किसने प्रारंभ किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो इसमें देखिए जो अप्रैल में होम रूल लीग शुरू की गई थी वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा, और जो सितंबर में शुरू किया गया था वो एनी बेसेंट द्वारा। तो इसका जो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है वो ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? ये देखिए हो चुका है क्वेश्चन। वारेन हेस्टिंग, या लॉर्ड कर्जन, या आपका ये लॉर्ड लिटन, या लॉर्ड हार्डिंग। तो देखिए उस दिन में हमने आपको बताया था जो इनका जो समय काल रहा था वो 1899 से 1905, है ना। 1899 से 1905 का दौर जो था
ये देखिए गड़बड़ रोज करता है ना सॉरी। तो ये 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय पर हुआ था? तो देखिए 1899 से 1905 का समय किसका था? ये लॉर्ड कर्जन का था, है ना। तो ये बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था लॉर्ड लिटन, है ना। और लॉर्ड हार्डिंग का समय अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था? 1910 से 1916, है ना। और वारेन हेस्टिंग का समय अभी हमने आपको बताया था, कितना बताया था? वारेन हेस्टिंग ये उस समय की बात है जब गवर्नर से गवर्नर जनरल बनाए गए थे। कब की? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय की बात है ये, ठीक है। तो गवर्नर से गवर्नर जनरल बनाए गए। तो कौन पहले गवर्नर जनरल थे? वारेन हेस्टिंग। तो इसका जो सही जवाब था, इसका सही जवाब क्या था? सही जवाब था लॉर्ड कर्जन, 1899 से 1905। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अगर आए तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया था? लॉर्ड लिटन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये देखिए दांडी मार्च की जब शुरुआत की थी गांधी जी ने, साबरमती से दांडी तक जो यात्रा की थी, जिसमें 72 लोगों को साथ लेकर चले थे। और जो नमक कर लगाया था अंग्रेजों ने, तो मुट्ठी भर नमक गांधी जी ने उठाया था और सविनय अवज्ञा की शुरुआत वहीं से कर दी थी, क्योंकि नमक कर का जो है विरोध कर रहे थे भारतीय, है ना। तो गांधी जी ने क्या किया था? सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा में क्या होता है? देखिए हर आदेश की अवज्ञा करेंगे, है ना, आदेश की अवज्ञा करेंगे लेकिन हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा का मार्ग अपनाकर आदेश की अवज्ञा करेंगे, तो उसी को सविनय अवज्ञा कहा गया था, ठीक है। इसमें हिंसा नहीं थी, ये एक अहिंसा का आंदोलन था। तो ये कब प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के बाद, या होम रूल की घोषणा के बाद, या दांडी मार्च के बाद, या कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद? तो देखिए अभी हमने आपको बताया ये दांडी मार्च के बाद शुरू हुआ था। कब की बात है? ये 1930 की बात है ना। 1930 का समय है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये 1930 में प्रारंभ हुआ था और ये दांडी मार्च के बाद प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? 1920 में, या 1921 में, 1923 में, या 1924 में? देखिए हमने आपको एक दिन बताया था जो HRA की स्थापना थी, HRA का ही पूरा हाथ था काकोरी षड्यंत्र केस में, है ना। तो जो HRA की स्थापना थी ये हुई थी 1924 में। कहाँ हुई थी? HRA की स्थापना 1924 में हुई थी कानपुर में, है ना, कानपुर में हुई थी। तो ये इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे सचिंद्रनाथ सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद। और ये चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्रनाथ सान्याल जो है आपसे पूछे जाते हैं, इससे HRA के संस्थापक जो है थे HRA के। अब 1928 में यही HRA HSRA में बदल गया। 1928 में ये HSRA में बदल गया, है ना। तब इसकी स्थापना किसने की थी HSRA की? इसमें भी चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, भगत सिंह थे और रामप्रसाद बिस्मिल थे। दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी 1928 में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की, ठीक है। तो 1924 में HRA की स्थापना हुई थी और 1928 में HSRA की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो देखिए 1773 के बाद का जो एक्ट था, है ना, 1773 के बाद का जो एक्ट था उसी में काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था, है ना। और क्या हुआ था इसमें जो गवर्नर जनरल था उसको सेनापति की शक्तियाँ मिल गई थी। किसको? गवर्नर जनरल को, है ना, गवर्नर जनरल को सेनापति की शक्तियाँ मिल गई थी। और क्या था? और कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। तो ये कौन सा एक्ट था? 1773 के बाद का एक्ट था। तो ये जो एक्ट था ये था 1786 का एक्ट, है ना। 1786 के एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिल गया था। और क्या हो गया था? गवर्नर जनरल को सेनापति की शक्तियां मिल गई थी, है ना। और कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किस व्यवस्था को समाप्त किया था? किस व्यवस्था को समाप्त किया था? प्रांतीय स्वायत्तता, या भारत की संघीय संरचना, या प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, या जिम्मेदार केंद्रीय सरकार?
बीच में पेन चलना बंद हो जाता है। ये प्रांतीय स्वायत्तता या भारत की संघीय संरचना या प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था या जिम्मेदार केंद्रीय सरकार। बात कर रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 की। तो इसमें देखिए आपको बताएं, इसमें प्रांतीय स्वायत्तता है या भारत की संघीय संरचना है या प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था है। देखिए आपको बताएं, जो द्वैध शासन व्यवस्था की अगर बात करें, द्वैध शासन व्यवस्था, ये द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1765 में। 1765 से 1772 के समय की अगर बात करें तो ये जो समय था ये था किसका? रॉबर्ट क्लाइव का। किसका था? ये समय था रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव का ये समय था। इसमें क्या हुआ था उस समय 1765 की जो बात करेंगे, इसमें क्या हुआ था? द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। द्वैध शासन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि दो लोग शासन करते हैं अपना, है ना, दो लोग शासन करते हैं। दो लोग शासन करने से मतलब क्या है कि जैसे उस समय क्या था, जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ने दीवानी का काम ले लिया था, है ना, जो भी वसूली होती है, वसूली का काम था ब्रिटिश का। और उसके बाद में जो प्रशासनिक कार्य थे, जो प्रशासन का कार्य था, वो जो है वो नवाब के हाथों में था, है ना, या राजा के हाथों में कह सकते हैं। तो इसी को द्वैध शासन कहा गया था, है ना। तो 1935 ने किस व्यवस्था को समाप्त किया? तो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 आया, उसने सबसे पहले क्या किया? उसने द्वैध शासन व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया, है ना। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि द्वैध शासन के जनक कौन है ना, द्वैध शासन के जनक कौन है? तो ये देखिए, इसके हो जाएंगे लियोनल कार्टिस, है ना। इनकी एक पुस्तक थी डायरकी, है ना, लियोनल कार्टिस, ये इसके जनक हो जाएंगे द्वैध शासन के। और इनकी पुस्तक कौन सी थी? डायरकी। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो ये इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी कि जब ये द्वैध शासन जब स्टार्ट हुआ था, द्वैध शासन, तो रॉबर्ट क्लाइव का समय था। बंगाल में द्वैध शासन के जनक रॉबर्ट क्लाइव ही माने जाते हैं ना। तो इसमें क्या होता था? प्रशासनिक कार्यों के लिए जो है नवाब थे, और जो वसूली का जो कार्य रहता था, जो भी कर वसूली होती थी, वो ब्रिटिश के हाथों में रहती थी। ठीक है, तो ये समाप्त कब हुआ? 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी वाला, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। इसी को समाप्त किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया था? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की बात आई है तो ये 1942 का समय था, जिसमें गांधी जी ने क्या कहा था? करो या मरो का नारा दिया था, है ना। 9 अगस्त 1942 को शुरुआत हुई थी इसकी। तो देखिए, इसमें क्या हुआ था? जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्ताव जो है पारित किया था। ये प्रस्ताव लेकर कौन आए थे? जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे भारत छोड़ो आंदोलन का। ये कहाँ लेकर आए थे? बॉम्बे में लेकर आए थे। बम्बई में कहाँ पर लेकर आए थे? ये ग्वालियर टैंक मैदान में लेकर आए थे। ठीक है, यहीं पर जो है इनका जो कांग्रेस की बैठक चल रही थी, इसमें ही प्रस्ताव लेकर आए थे जवाहरलाल नेहरू। और स्थान कौन सा था? जगह कौन सी थी? जगह थी ग्वालियर टैंक मैदान, बम्बई, है ना। तो ये बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1942 में, और इसमें गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का। ठीक है, इसमें देखिए ये बहुत बड़ा आंदोलन था और भारतीय स्वतंत्रता में बहुत ही निर्णायक आंदोलन इसे कह सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन को। इसमें बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं को बंद किया गया था, और गांधी जी को भी आगा खां पैलेस में देखिए नज़रबंद कर दिया गया था। और ये जो है बहुत ही निर्णायक आंदोलन साबित हुआ था भारतीय स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एस.सी. बोस माने सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? देखिए, हमने आपको बताया था कि सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कहाँ से? हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था उसमें अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी जो है अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन उन्होंने फिर पार्टी छोड़ दी थी। उसके बाद में 1939 में ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1939। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब हो जाएगा 1939, डी विकल्प, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? शाहनवाज खां था, या मोहन सिंह था, या प्रीतम सिंह था, या सुभाष चंद्र बोस, है ना।
आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति। तो देखिए आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति की बात करें तो इसके मोहन सिंह जी जो थे वो प्रथम सेनापति थे आज़ाद हिंद फौज के। और अभी हमने आपको बताया था आज़ाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस के हाथों कब सौंप दिया गया था? 1935 में ये सुभाष चंद्र बोस जी के हाथों में सौंप दी गई थी आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का वो हो जाएगा मोहन सिंह, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विकल्प बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि माउंट बेटन योजना आधार बनी, किसकी आधार बनी? ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, सत्ता के हस्तांतरण की, या देश के विभाजन की, या सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की? तो देखिए आपको बताएं, माउंट बेटन योजना की बात हो रही है। माउंट बेटन योजना के तहत ही देश का विभाजन किया गया था, जिससे पाकिस्तान बना था। क्या बना था? पाकिस्तान बना था, है ना, पाकिस्तान बना था। तो ये माउंट बेटन योजना का जो है इसी का आधार बनी थी, किसका? विभाजन का। विभाजन के फलस्वरूप ही तो पाकिस्तान बना था ना। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 का वो हो जाएगा सी विकल्प, देश के विभाजन की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? देखिए आपको बताएं कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, है ना, सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने मिलकर जो है गदर पार्टी की स्थापना की थी, और ये 1913 में की थी, है ना। 1913 में अमेरिका के, ये देखिए आता है इसलिए आपको सीरियल से बता रहे हैं। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में, ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है, ठीक है, सोहन सिंह भाकना ने और लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। लेकिन जो ये सोहन सिंह भाकना थे ये उसके संस्थापक सदस्य, या इनको अध्यक्ष भी बोलेंगे, ये गदर पार्टी के अध्यक्ष थे। कौन थे? सोहन सिंह भाकना। तो अगर कभी गदर पार्टी के अध्यक्ष की बात आ जाए या संस्थापक की बात आ जाए तो सोहन सिंह भाकना का नाम ही आएगा। स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। ठीक है, तो ये जो है आपका सही विकल्प हो जाएगा, गदर आंदोलन की स्थापना सोहन सिंह भाकना, ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए जब स्वदेशी आंदोलन जब शुरू हुआ था, कब? 7 अगस्त को, 7 अगस्त 1905, है ना, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ये देखिए संजीवनी और हितवादी, आपको हमने उस दिन बताया था। ये संजीवनी समाचार पत्र की बात करें तो इसके संपादक कौन थे? कृष्णचंद्र मित्र थे इसके संपादक। और जो अगर हितवादी की बात करें तो कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और इसका देखिए स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? टाउन हॉल कोलकाता में एस.एन. बनर्जी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उसके बाद में क्या हुआ था कि ये बंगाल में सफल होने के बाद अपने भारत के कोने कोने में इसकी शुरुआत हो चुकी थी, और ये बहुत बड़े स्तर का आंदोलन शुरू किया जा चुका था। जैसे अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में अजीत सिंह जी थे, है ना, पंजाब में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय थे। अगर बात करें पुणे और बम्बई के क्षेत्र की तो बाल गंगाधर तिलक जी थे। और अगर बात करें मद्रास की तो चिदम्बरम पिल्ले थे। और अगर दिल्ली की बात करें तो सैयद हैदर रजा थे, है ना। तो इतने लोगों ने कई जगह पर जो है आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी और जो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाल में, तो कृष्णचंद्र मित्र। तो ये बहुत बड़ा जो है आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन। और इसमें अगर इसमें बात की गई है मद्रास की, तो मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने जो है नेतृत्व किया था स्वदेशी आंदोलन का। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन ये शुरू किया गया था 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? ये देखिए शायद क्वेश्चन अभी आ चुका है। हाँ, ये प्रश्न जो है यह भी आ चुका है, अभी हमने आपको बताया भी था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा इसका 12 मार्च 1930 वाला, जो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब हो जाएगा सी, है ना। अगला देख लेते, करो या मरो का नारा किसने दिया? प्रश्न आपको लग रहे होंगे कि हल्के हैं, कुछ हल्के प्रश्न भी रहते हैं। ये हल्के प्रश्न कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, है ना, इसीलिए इनको जगह दी है हमने इसमें। करो या मरो का नारा किसने दिया था? अभी हमने आपको बताया था, ये देखिए सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी। होता क्या है, जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं ना
एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो अगर क्वेश्चन पर पकड़ अगर कमज़ोर होती है, ठीक है, तो फिर विकल्प में से 2 या 3 विकल्प सही लगने लगते हैं। तो वही समस्या ना हो, इस वजह से ऐसे क्वेश्चन को भी हम जगह देते हैं ना। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देख लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा था? देखिए 6 वर्षों का जो अध्यक्ष रहा था, सबसे कम उम्र का कांग्रेस में सदस्य भी बना था। अब इसमें देख लेते हैं कौन है। गोपाल कृष्ण गोखले हैं, या पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, अबुल कलाम आज़ाद हैं, या दादा भाई नौरोजी हैं। देखिए दादा भाई नौरोजी के बारे में हमने आपको बताया था कि 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब कब बने थे? 1986 में बने थे। 1986 नहीं, 1886 होगा। ये 1886 में बने थे, और आपके 1893 में बने थे, है ना, 1893 में बने थे, और अंतिम बार ये 1906 में बने थे, है ना, अंतिम बार 1906 में बने थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता था। धन निकासी का सिद्धांत या धन निष्क्रमण का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। वयोवृद्ध नेता थे कांग्रेस के, ठीक है। इतनी बातें हमने आपको दादा भाई नौरोजी के बारे में बता दी। अब इसमें बात कर रहा है कि कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा था। देखिए कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष वही रहा था जो प्रथम शिक्षा मंत्री रहा था। जो प्रथम शिक्षा मंत्री रहा था, कौन था वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद। तो जो आपका प्रश्न संख्या 20 का जो सही विकल्प रहेगा वो रहेगा सी वाला, अबुल कलाम आज़ाद। एक आपको और बात बता दें, अबुल कलाम आज़ाद का जो जन्मदिवस रहता है, जो इनकी अबुल कलाम आज़ाद का जो जयंती रहती है वो रहती है 11 नवंबर को, है ना। 11 नवंबर को अबुल कलाम आज़ाद की जयंती होती है, और ये जो है सन 2008 से 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 नवंबर को, है ना। तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सन 2008 से शुरुआत की गई थी, है ना। तो 11 नवंबर को अब्दुल कलाम आज़ाद की जो है जयंती भी रहती है, उसी दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2008 से की गई थी। ये हो गया रिवीजन प्रश्न संख्या 20 का, है ना। तो ये थे हमारे अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो कि राष्ट्रीय आंदोलन से थे, है ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से थे। तो हमारा कहना यही आपसे रहेगा कि वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। और वीडियो हम रोज़ आपके लिए लाते रहेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे, और जो कि आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो इतना आप मेरे लिए करिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि धीरे धीरे श्रृंखला और मजबूत होती चली जाए और अच्छे प्रश्नों का संकलन इसमें आता रहे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।